बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 18 जुलाई का आगाज़ हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे उस खबर के बारे में जो शायद मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स, जो मुस्लिम लीग नून के मद्दा हैं, उनके वोटर सपोर्टर हैं, और ख़ास तौर पर जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के चाहने वाले हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जिस नए किरदार के ख्वाहां थे, जिस नई नौकरी के तलाश में थे, उसके लिए वो नाअहल करार दे दिए गए हैं। यानी कि जो वैकेंसी क्रिएट करवाने की बात की गई थी उनके नुमाइंदे ख़ुसूसी की जानिब से, जो एक नया फार्मूला या एक नया पॉलिटिकल आइडिया पिच किया गया था मीडिया मार्केट में, उस पर जवाब आना शुरू हो गया। और वो भी ऐन उस वक्त जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ मलका कोहसार मरी पहुँचे। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ इस्लामाबाद कम आते हैं। पाकिस्तान की सियासत में उनका किरदार बहुत ही महदूद होकर रह गया है। आपने देखा होगा कि तंदूर पर रोटियां ज़रूर लगवाते हुए, उनका वज़न करते हुए नज़र आते हैं। जब उनके भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के, यूएई के, कतर के शाही ख़ानदानों के लिए ज़ियाफ़त का अहतमाम कर रहे होते हैं इस्लामाबाद में, कभी उनको जो है वो पैटर्न इन चीफ़ बना दिया जाता है कि लाहौर में सकाफ़ती वर्से की बहाली के लिए मियां साहब जो हैं वो अपनी जो है वो सरबराही में उस टीम को जो है वो उसकी रहनुमाई करें। कभी ये काम उनको सौंप दिया जाता है, कभी उनको जो है वो बुलाया जाता है कि फ़लाँ तरमीम है, फ़लाँ चीज़ है जिसको वोट देने के लिए आपकी ज़रूरत है। उस वक्त मियां साहब को इस्लामाबाद आना पड़ता है। तो इस्लामाबाद कम आना जाना होता है, लेकिन जब भी मौसम खुशगवार हो तो वो मरी की सैर के लिए ज़रूर निकलते हैं। पहले ये था कि मरी जब वो जाते थे तो फिर कुछ एहतमाम जो है उनकी PR का भी किया जाता था कि सड़क को दो जानिब से बंद कर दिया जाए, कुछ लोग जो है वो इकट्ठे किए जाएँ। मियां साहब जो हैं जिस तरीके से गाड़ी से उतरकर आम आवाम में घुल मिल गए और लोगों ने उनके हक़ में नारे लगाए, उसकी कुछ वीडियोस बनाकर पोस्ट की जाती थी। लेकिन मरी जो है वो बहरहाल उनका आना जाना लगा रहता है। और वो गुज़श्ता रोज़, यानी कि जब ये आइडिया मियां जावेद लतीफ़ की तरफ से पिच किया गया, उसके बिल्कुल एक दिन के बाद जब पूरा पंजाब सैलाब की जद में आया, फ्लैश फ्लडिंग की 24 से 36 घंटे की मुसलसल बारिश के बाद, तो मियां साहब ने रुख किया मरी का, मलका कोहसार का, और फिर उनका जो प्रोटोकॉल था ज़बरदस्त किस्म का, उसकी वीडियोस भी आई। तो ऐन उस वक्त जो है वो फिर ये रिएक्शन आना शुरू हुआ जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के नए किरदार के हवाले से। दो तीन बातें मैं प्ले नहीं करूंगा, मैं गुज़श्ता वीडियो में बड़ी तफसील से दिखा चुका, जो मियां जावेद लतीफ़ ने बेसिकली आइडिया पिच किया था, जो उन्होंने मारूज़ात सामने रखी थी, जो करकुलम बिटाए रेज्यूमे CV जो है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का सामने रखा था, जिसमें उन्होंने प्राइमरीली ये बताया था कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मौजूदा निज़ाम के हवाले से क्या ख़िदमात हैं, और फिर यानी कि अपनी क्वालिफ़िकेशन बताते हुए ये भी बताया कि हम क्या कर सकते हैं, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ क्या डिलीवर कर सकते हैं। इख्तिसार के साथ मैं बता देता हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब ने अर्ज़ी क्या डाली थी, फिर हम बात करेंगे कि जो इसके ऊपर जवाब आया है, उनको किस तरीके से इस पोस्ट के लिए नाअहल करार दिया गया है। और ना सिर्फ ये कि नाअहल करार दिया गया है, उनके ऊपर अपने बेगाने सब फबतियाँ कसते हुए नज़र आते हैं। ये है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का फ़िल वक्त का जो है वो सियासी स्टैचर। तो हुआ ये कि मियां जावेद लतीफ़, जिनके ऊपर पाबंदी थी, फरवरी के महीने में, फरवरी के वस्त में ये पाबंदी लगी थी। पाबंदी लगने से पहले, यानी पाबंदी उन पर ये लगी थी, मीडिया चैनल्स को कह दिया गया कि अब इनको बतौर गेस्ट आपने नहीं बुलाना। उससे पहले वो जो गुफ्तगू कर रहे थे वो ये कहते थे कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के सीने में इस वक्त एक बारूद भरा हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जिस दिन फट पड़े, जिस दिन उन्होंने लब कुशाई करी, अपना ज़बान खोल दी, तो फिर ये सिस्टम उसकी ताब नहीं ला सकेगा। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके बहुत सारे एतराज़ात हैं, गिले शिकवे हैं। साल 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से उनका दावा था कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जो है धोखा दिया गया, अपनों ने, परायों ने मिलकर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को धोखा दिया और उनको इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने की दौड़ से बाहर कर दिया। ये ज़ाहिर है कि वो दावा करते थे। फिर ये कहते थे कि पैसा चला है, और वो लाहौर की किसी इमारत का, किसी सड़क का तस्करा करते थे कि वहाँ 90 करोड़ रुपए लिए गए। पैसे दोनों पार्टियों से पकड़े गए, एक को हरवा दिया, एक को जितवा दिया। जब वो इस किस्म की गुफ्तगू करते थे और उनके ख़िलाफ़ थोड़ा सा घेरा तंग हुआ मियां जावेद लतीफ़ के हवाले से, तो शेखुपुरा में फिर उन्होंने कुछ ऐसी तकारीर की जिसमें डायरेक्टली मरीम नवाज़ साहिबा हिट हुई, तो उनके ऊपर पाबंदी लग गई थी। अब वो लगभग 6 महीने की पाबंदी के बाद अचानक से फेडरल कैपिटल में नमूदार हुए और उन्होंने ताबड़तोड़ 3 इंटरव्यूज़ दे डाले। एक आसिफ बशीर चौधरी साहब को टॉक शॉक पर दिया, एक अब्सा कोमल साहिबा को, और एक उन्होंने अतर काज़मी साहब को इंटरव्यू दिया। और उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये बताया, बल्कि इल्ज़ाम लगाया मियां जावेद लतीफ़ ने, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत
या उस वक्त की हुकूमत थी, अब ज़ाहिर है कि एक्सटेंशन है, मौजूदा हुकूमत भी उसी हुकूमत का माइनस मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने ये कहा कि कोई भी शख्स शहबाज शरीफ समेत, शहबाज शरीफ, उस वक्त की काबीना, मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर्स, तमाम सियासी जमातें, वो नहीं चाहते थे कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ बनाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि इस किस्म की कोई गुंजाइश उनके लिए पैदा हो, बल्कि वो दो मामलात पर गौर कर रहे थे। एक मामला ये था कि उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए, या फिर जो 76 लॉन्ग कोर्स है उसमें जो बाजवा साहब की चॉइस है, जो उनका इंतखाब है, उसके मुताबिक नया आर्मी चीफ़ लगा दिया जाए। ये उन्होंने दावा किया कि ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ चाहते थे। ज़ाहिर है कि ये छोटे भाई के ऊपर इल्ज़ाम एक बड़ा इल्ज़ाम था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आपको मालूम है कि उनका मतम नज़र इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, अस्करी क़यादत के हवाले से क्या है। तो फिर उस साथ में उन्होंने ये कहा कि एक ब्रिगेडियर रांझा साहब हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि मैं भी जाता था, जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, और ब्रिगेडियर रांझा और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ अल्लाह मियां के बाद नवाज़ मियां वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ होंगे। तो हम तो ये शुरू से समझते थे। तो वो जो कायदाना सलाहियतों का एतराफ़, ये सब कुछ, और फिर ये यहाँ तक भी कह दिया उन्होंने कि बैरूनी दुनिया में भी किसी मुल्क ने कोई किरदार अदा नहीं किया, ये सब कुछ हमारा किया धरा था, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की चॉइस थी। और उसके लिए उन्होंने वो तफसीलात और जुज़ियात सामने रखी जो इससे पहले सामने नहीं आई थी। यानी उन्होंने ये तक बता दिया कि काबीना इजलास जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर को 2 दिन की एक्सटेंशन देने के हवाले से बयान जारी होना था, उसकी समरी जो थी वो अप्रूव होनी थी, वो भी फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे शहबाज शरीफ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और चंद एक और लोगों ने ज़ोर लगाया। उस वक्त वफाकी काबीना में बहुत खुलकर तगड़े होकर बात की, और उसके नतीजे में फिर मरियम औरंगज़ेब की ये ज़िम्मेदारी लगी कि वो एक्सटेंशन वाली प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी करें। तो फिर जब ये उन्होंने अपनी खिदमात बता ली तो उन्होंने कहा कि अब फिर ये होता है ना कि ज़ाहिर है कि जब आप बता देते हैं कि मैं फ़लाँ मैंने ये किया, तो फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई फिर आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या किया जाए। तो उसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा जो निज़ाम है जिसमें मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि मौजूदा निज़ाम में एक भी शख्स, उसकी साख नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक वाहिद शख्सियत उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, और वही वो शख्सियत हैं जो इस वक्त इमरान खान के साथ अपोजिशन में खड़े हुए लोग हैं। उन्होंने नाम लिया सरदार अख्तर मैंगल का, नाम लिया महमूद खान अचकज़ई का, मौलाना फजलुर रहमान अगरचे इमरान खान के साथ नहीं खड़े लेकिन अपोजिशन में खड़े हैं, उनका नाम लिया। साथ में उन्होंने नाम लिया जो डॉक्टर मालिक साहब हैं बलूचिस्तान के, उनका नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये वो तमाम लोग हैं, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को ये किरदार दें, मियां साहब जो हैं वो इनको घेरू करके ले आएंगे निज़ाम में। और बेसिकली उन्होंने आइडिया एक पिच किया कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो तब्दील कर दिया जाए, इसी निज़ाम में चेहरा शायद तब्दील कर दिया जाए, या कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मियां साहब के लिए एक वैकेंसी क्रिएट करके कि जनाब आपने नेशनल कंसेंसस करना है, तो वो ज़िम्मेदारी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को सौंप दी जाए। अब जाहिर है कि ये बहुत सारे लोग इसके ऊपर हैरान हुए कि इसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम है। टाइमिंग एक ऐसी टाइमिंग है कि जिसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक बड़ी तहरीक चलाने की बात कर रही है 5 अगस्त के हवाले से, तो एक अदम इस्तेहकाम पैदा होना है और क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। वही वक्त है जब चीनी वाले मामले को लेकर कुछ खबरें इस किस्म की आ रही हैं कि शहबाज शरीफ का जो कैंप है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को टारगेट कर रहा है, नवाज़ शरीफ के करीबी समझे जाने वाले शहबाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? अब जब ये सब कुछ हो गया तो मेरे पास टॉक शो में मौजूद थे कामरान मुर्तज़ा साहब जो JUIF के रहनुमा भी हैं और मौलाना फजलुर रहमान के बहुत करीबी तसव्वुर होते हैं। आइनी कानूनी मामलात में ख़ास तौर पर जो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं, पार्लिमानी मामलात में या उनकी मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसमें कलीदी किरदार कामरान मुर्तज़ा साहब का होता है। कामरान मुर्तज़ा साहब से मैंने ये तमाम चीज़ें तरतीब के एतबार से पूछी तो उन्होंने जो गुफ्तगू की मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो रोल उनके लिए सीख किया जा रहा है, जो मांगा जा रहा है उनके लिए नया किरदार, उस नई नौकरी के लिए, उस नई वैकेंसी के लिए, उस नई असामी के लिए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जिनकी क्रेडिबिलिटी का
کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دعویٰ کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے، میاں جاوید لطیف کی طرف سے، کہ ان کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ ہے. ان کی کریڈیبلٹی کو کس طریقے سے لیر و لیر کیا کامران مرزا صاحب نے، ذرا سنیے. صحیح، اچانک سے جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ گزشتہ روز میڈیا اسکرینز پہ نمودار ہوئے. انہوں نے ایک دعویٰ کیا بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کے بعد میاں محمد نواز شریف واحد وہ شخص ہے جس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ موجودہ آرمی چیف اپوائنٹ ہوئے. شہباز شریف ہوں اس وقت کی، باقی یعنی کہ بشمول JUI، ظاہر نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام لوگ یا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے یا باجوہ صاحب کی چوائس پر نیا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے، جو سید عاصم منیر نہیں تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ واقعی ایسا ہوا تھا؟ وہ تو شہباز شریف پہ بھی الزام لگا رہے ہیں. ان کو ان کے بارے پاس مکمل علم نہیں ہے. اس میں درمیان میں تھوڑا بہت جو میں جانتا ہوں، درمیان میں حالات ایسے ٹینس ہوئے تھے جس میں باجوہ صاحب دھمکی تک دینے پہ آ گئے تھے. اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس پوزیشن میں آدمی ہوتا ہے تو کیا دھمکی دیتا ہے، دھمکی حکومت لپیٹنے کی، مارشل لا کی. ہاں، وہ دھمکیاں تک شروع ہو گئی تھی. اور اس دھمکیوں کا مقابلہ جو ہے وہ اس وقت کی جو حکومت تھی جس میں ہم بھی شامل تھے وہ ہم نے کیا تھا، اور بڑے دلیر کے ساتھ کیا تھا. یا اس میں یہ وہ نہیں تھا، اور اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں مگر میں نہیں کہنا نہیں چاہتا ہوں. یعنی کامران مرزا صاحب نے فرسٹ پارٹ میں تو یہ کہا کہ یہ جو سہرا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف کے سر، تو اس میں تو ہمارا بھی کردار تھا. بڑی سچویشن ٹینس ہو گئی تھی، مارشل لا لگانے کی دھمکی آ گئی تھی، سسٹم لپیٹنے کی بات باجوہ صاحب کر رہے تھے، تو ہم نے تو اپنا کردار ادا کیا تھا موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی میں. آگے سنو. مطلب بڑا احترام ہے جاوید لطیف صاحب سے، مگر ان کی جو نا ان کا علم یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ نہیں ہے، کم ہے. صحیح. اچھا، جاوید لطیف صاحب نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ہی واحد وہ شخص ہے اس وقت پورے نظام میں جس کی کریڈیبلٹی ہے، اور ان کو سامنے لایا جائے، آگے لایا جائے، اور وہ پھر میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی بلا لیں گے، وہ اختر مینگل کو بھی بلا لیں گے، وہ ڈاکٹر مالک صاحب کو بھی بلا لیں گے، وہ محمود خان اچکزئی کو بھی بلا لیں گے، وہ شاہ محمود قریشی کو. تو انہوں نے ایک پچ کیا ہے بیسیکلی کہ نواز شریف صاحب ایک قومی کنسنسس یا ایک قومی حکومت کے لیے ایفرٹ کریں اور وہ سامنے لائے جائیں. اب آپ کی جماعت ظاہر ہے کہ میرا تو خیال ہے یہی سمجھتی ہے کہ نون لیگ کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ فارم 47 کا جعلی مینڈیٹ ہے. تو اگر میاں صاحب اس کے حوالے سے اپروچ کرتے ہیں یا ان کو کوئی کردار مل جاتا ہے تو آپ کی جماعت میاں صاحب کو ویلکم کرے گی؟ کسی کو بھی یہ کردار ملے، مگر اس سیٹ اپ میں جو ان الیکشنز کے اوپر ریلائی کر کے یا ان اسمبلیوں پہ ریلائی کر کے وہ کردار لینا ہم شاید نہیں چاہیں گے. اگلے الیکشن میں اور اس الیکشن میں ایک گارنٹی ہے کہ جو بھی عوام کی طرف سے جو مینڈیٹ ملے جس پارٹی کو، بھلے وہ ہمارے مخالفوں کو ملے، اس کا احترام کیا جائے. آپ میاں صاحب کو نیا الیکشن لڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ سب کے لیے میرا نیا الیکشن لڑنے کا مشورہ ہے. یہ الیکشن، یہ نظام جو ہے یہ نہ صرف ناکام ہو چکا ہے بلکہ ناکامی کی اس کی اسپیشل جو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پبلک کا اس کے اوپر اعتماد نہیں. میں آلریڈی پروگرام میں پلے کر چکا ہوں صاحب، آئی ول جسٹ ریپیٹ کہ ایم ایل ولی خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ تو 10 سال بھی چلیں گے. جس طرح کی خدمت موجودہ نون لیگ کر رہی ہے، جو شہباز شریف کر رہے ہیں، یہ تو 10 سال بھی ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. نہیں، اللہ پاک کا اپنا ایک نظام ہے. یہ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے نا کبھی جو ہے نا زوال نہیں ہے، اس کا زوال اتنی جلدی آ جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ پاک جو ہے نا وہ دن پھیرتے ہیں اور سب سے پھیرتے ہیں، اور اسی طرح سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں کی. یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور یہ نیم کی آزمائش تھی. نیم نے اس آزمائش میں بطور پولیٹیکل پارٹی کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو اچھا ثابت نہیں کیا. یعنی ایک پلان انہوں نے کہا کہ انسان بناتا ہے اور پھر ایک پلان جو ہے وہ خدا بناتا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ کہا کہ ایک ہارا ہوا شخص میاں محمد نواز شریف موجودہ الیکشن کے نتیجے میں جس جعلی مینڈیٹ کے اوپر، فارم 47 کے مینڈیٹ کے اوپر، کیونکہ ان کی جماعت کا، اور اسپیسیفک کوسچن بھی میرا یہ تھا کہ آپ کا تو یہ مطمع نظر ہے، تو کیا آپ میاں محمد نواز شریف کو، کیونکہ ماضی میں بڑی اچھی لیک رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور میاں صاحب کے درمیان، ابھی بھی جو ذاتی تعلقات ہیں وہ بڑے بہترین ہیں، تو اس میں کیا میاں محمد نواز شریف اگر ان کو یہ کردار ملتا ہے تو آپ اس کو
वेलकम करेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, आपको फ्रेश इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो अब इसके बाद आप देखते हैं ये सिर्फ मामला सिर्फ कामरान मुर्तज़ा साहब या JUI तक महदूद नहीं है, बल्कि डॉक्टर मालिक साहब या अख्तर मेंगल साहब हों या महमूद ख़ान अचकज़ई हों या मिफ्ता इस्माइल हों या मोहम्मद ज़ुबैर हों या फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हों या फिर शाहिद खाकान अब्बासी हों या फिर चौधरी निसार अली ख़ान हों, यानी गर्ज़ ये कि आप किसी से भी जाके पूछें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सियासी दुश्मनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से, लेकिन जब आप इन तमाम से भी बात करते हैं तो बड़े वाज़े तौर पर ये तमाम लोग हैं जो मियाँ साहब की पॉलिटिक्स और उनके सियासी ज़वाल के ऊपर उनका मजाक उड़ाते हुए नज़र आते हैं। अभी नबील गबोल साहब, कुजा ये कि हम किसी अपोजिशन लीडर की बात करें, हुकूमती जमात के ताल्लुक़ रखने वाले नबील गबोल साहब का एक मुख्तसर सा तबसरा मैं आपको सुनवा देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो क्लोज़ करेंगे कि उन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हवाले से क्या तबसरा किया। अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी मिलती है तो मैं वजीर आज़म बनूंगा, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है। लेकिन जब वो खुद अपनी सीट हारे तो उन्होंने फिर ये कहा कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं बनाएगी, दूसरी जमातें जो कोलिशन में हैं वो अगर बनाना चाहते बनाएं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपना रोल प्ले किया और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आजम की हैसियत से मैं उनको एक अच्छा इंसान समझता हूँ। आप कह रहे हैं वो तो हार गए थे, तो फिर मेंबर कैसे बन गए? तो आपको नहीं पता है तो मेंबर कैसे बन गए? वो एक सीट मेरे ख्याल में उनको यानी कह लगाते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के भाई की हुकूमत जिनके वोटों पर कायम है, वो खुलेआम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बैठकर कह लगाते हैं और ये कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ एक हारा हुआ शख्स जो यास्मीन राशिद से हार गया अपना इलेक्शन, और इस किस्म की गुफ्तगू पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नवाज़ के मुतल्लिक पीपल्स पार्टी के लोग, आप नदीम अफजल चंद की गुफ्तगू सुने, आप गवर्नर पंजाब की बात सुने, आप शैला रज़ा साहिबा की बात सुने, वो अता तारड़ के बारे में क्या बात करते हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बारे में क्या बात करते हैं। तो जिस ख्वाहिश का इजहार मियाँ जावेद लतीफ़ ने किया, उस ख्वाहिश के ऊपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब जो है वो मिला है कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से और JUI की तरफ से कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ अगर ऐसा कोई किरदार अदा करना चाहते हैं, किसी कौमी कंसेंसस की बात करनी है तो ठीक है, फिर जाएं, इलेक्शन लड़ें, फ्रेश इलेक्शन हो, फ्रेश मैंडेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत जिस जमात को मिलता है, फिर जिसको जो किरदार अदा करने का मैंडेट पाकिस्तान के अवाम देते हैं वही ये किरदार अदा कर सकता है। बट इन एनी केस मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ मरी में मौजूद हैं और मरी में उनकी क्या मसरूफियात होंगी, किससे वो मुलाकात करते हैं पर्दे स्क्रीन पर, किससे अलहदा से मुलाकात करते हैं, उसके ऊपर भी ज़रा नज़र रखने की कोशिश करेंगे। और ये स्टोरी इतनी आसानी से इतनी जल्दी शायद डाई डाउन ना हो, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब अब पाबंदी हटने के बाद मैदान में आ चुके हैं, उन समेत बहुत सारे लोग अब गुफ्तगू भी करेंगे, जवाबन गुफ्तगू भी होगी, उस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।